दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का AC1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि महाकवि अश्वघोष के साहित्यिक एवं ऐतिहासिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जो महाकवि अश्वघोष हैं उनका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक योगदान क्या है उसका मूल्यांकन करना है तथा उनके ग्रंथ बुद्धचरित्र के ऐतिहासिक महत्व का विवेचना कीजिए। इनके द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा गया है बुद्धचरित्र, इसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में आपको बताना है। ऐसे तो इनके द्वारा कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से 3 जो प्रमुख है उनमें से एक है आपका बुद्धचरित्र, और जो 2 बचा हुआ है उसका हम लोग अगले वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है, तो चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए क्या है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझिए आपको क्या बता रहे हैं, और उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, इस क्वेश्चन के आंसर को समझना शुरू करते हैं। परिचय को पहले हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि अश्वघोष प्राचीन भारत के महान संस्कृत कवि थे। प्राचीन भारत के महान संस्कृत कवि थे, दार्शनिक और बौद्ध आचार्य थे। क्या कहा जा रहा है कि जो अश्वघोष थे वो कौन थे? प्राचीन भारत के एक महान संस्कृत कवि और दार्शनिक और बौद्ध आचार्य थे, जिन्हें संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक महाकवियों में गिना जाता है। कहा जा रहा है कि जिन्हें संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक महाकवियों के रूप में गिना जाता है। मतलब पहले क्या है, तो सब प्राकृत या फिर पाली भाषा में लिखा हुआ रहता था, जिनको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करना या फिर लिखना शुरू किसने किया? तो अश्वघोष के द्वारा शुरू किया। इसलिए कहा जा रहा है कि जिन्हें संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक महाकवियों में गिना जाता है। वे विशेष रूप से कुषाण काल में प्रसिद्ध हुए और माना जाता है कि वे सम्राट कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये विशेष रूप से कब प्रसिद्ध हुए? तो कुषाण काल में प्रसिद्ध हुए और माना जाता है कि वे सम्राट कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए कवि थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में वे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसके प्रमुख प्रचारक बन गए। उनका जो जन्म है पहले ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो अश्वघोष है इनका जो जन्म है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए और उनका कह सकते हैं वो क्या है, तो प्रमुख प्रचारक ये बन गए बौद्ध धर्म के। इस कारण उनकी रचनाओं में वैदिक और बौद्ध दोनों परंपराओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसलिए कहा जाए क्योंकि ये बौद्ध पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ज्ञान तो उनके पास था ही, और बाद में ये बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए, जिसके कारण क्या है, तो इनमें क्या कहा जा रहा है कि परंपराओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, चाहे वो वैदिक हो या फिर बौद्ध, दोनों परंपराओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि अश्वघोष की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को साहित्यिक रूप दिया। जो बौद्ध धर्म था उसको साहित्यिक रूप इन्होंने क्या किया, तो दिया है। उन्होंने कठिन धार्मिक सिद्धांतों को सरल, प्रभावशाली और काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे सामान्य लोगों के लिए उन्हें समझना आसान हो गया। पहले क्या था, बहुत ही मुश्किल तरह से वो था, लेकिन जब अश्वघोष ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने कठिन धार्मिक सिद्धांतों को बिल्कुल सरल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से और काव्यात्मक भाषा में, मतलब कविता की तरह उसको प्रस्तुत किया है, जिससे सामान्य लोग भी उसे आसानी से समझ सके हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं, आपको पहले बताया कि इनकी प्रमुख रचनाएं 3 हैं, जिनमें से आज हम लोग बुद्धचरित्र को देख रहे हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन आपका होगा वो सौंदरानंद होगा और सारिपुत्र प्रकरण होगा। दोनों क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, दोनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहला आज हम लोग देख लेते हैं बुद्धचरित्र के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें बुद्धचरित्र को विशेष रूप से प्रसिद्ध प्राप्त है, जो प्रसिद्धि वो बुद्धचरित्र को प्राप्त है, जिनमें गौतम बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये जो बुद्धचरित्र है इसमें क्या किया गया, तो गौतम बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया बुद्धचरित्र में। उसी चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अश्वघोष का साहित्यिक योगदान। अश्वघोष का साहित्यिक योगदान क्या रहा है, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। पहला जो यहाँ पर हम लोग इसका योगदान देखेंगे वो है संस्कृत काव्य में अग्रणी कवि। संस्कृत काव्य के अग्रणी कवि हैं। अश्वघोष को संस्कृत के प्रारंभिक कवियों में गिना जाता है। उन्होंने बौद्ध विषयों को काव्यात्मक और सौंदर्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया। मतलब जो बौद्ध के साहित्य थे, जो बौद्ध के ग्रंथ थे, वो सब कैसे में लिखा रहता था, तो पाली में या फिर प्राकृत भाषा में। तो उन्होंने इसको निकाल करके संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया, संस्कृत भाषा में लिखा है, वो भी काव्यात्मक तरीके से, सौंदर्यपूर्ण शैली में। काव्यात्मक मतलब होता है कविता के तरीके से। उनकी भाषा सरल होते हुए भी प्रभावशाली और भावपूर्ण है। तो संस्कृत काव्य के अग्रणी कवि इनको माना जाता है, ये इनका योगदान देने को मिलता है। दूसरा जो योगदान यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है महाकाव्य परंपरा का विकास। इन्होंने महाकाव्य परंपरा का विकास किया है। ठीक है, उन्होंने बुद्धचरित्र जैसे महाकाव्य की रचना की, जो संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक महाकाव्यों में से एक माना जाता है। संस्कृत के जो महाकाव्य उसमें से प्रारंभिक महाकाव्य में से इसको एक माना जाता है बुद्धचरित्र को। इसके बाद के कवियों जैसे कि कालिदास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। जो इसके बाद कालिदास जैसे और कवि आए, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया है।
तो महाकाव्य परंपरा का विकास इसके द्वारा शुरू किया गया, बुद्ध चरित्र से शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो अशोक घोष के द्वारा किया गया था। तीसरा जहां पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है धर्म और साहित्य का समन्वय। धर्म और साहित्य का समन्वय। अशोक घोष ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को केवल उपदेश के रूप में नहीं बल्कि कहानी और काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे धर्म अधिक लोकप्रिय और समझने योग्य बना। मतलब धर्म और जो साहित्य थे उसका समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब धर्म के चीजों को, धर्म के सिद्धांतों को, आदर्शों को सिर्फ उपदेश के रूप में नहीं बताया, मतलब ऐसा करो वैसा करो, सिर्फ ऐसा नहीं बताया, बल्कि उन्हें कविता के रूप में, कहानी के रूप में उसको प्रस्तुत किया। इससे धर्म अधिक लोकप्रिय होने लगा और इसको लोग अधिक समझने लगे। अगला जहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो अन्य कृति। इनके द्वारा अन्य कृति की गई, जैसे कि आपका सुंदरानंद हमको पहले बताए थे। इसमें नंद और सुंदरी की कथा के माध्यम से वैराग्य का संदेश दिया गया है। जो सुंदरानंद है, इसमें आप जब हम आपको बताएंगे, ये बहुत ही एक अच्छा रोचक कहानी है, जहाँ पर जो गौतम बुद्ध होता है वो अपने भाई को वैराग्य के लिए ले जाते हैं, उनकी बीवी को छुड़ा करके। तो उस चीज में यहाँ पर आपको दिखाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है सारिपुत्र प्रकरण। तो इनका जो अगला कृति है वो सारिपुत्र प्रकरण एक नाट्य रचना मानी जाती है। क्या है? तो एक नाट्य रचना मानी जाती है, मतलब एक नाटक का रचना ये कहा जाता है। ठीक है, इन रचनाओं से उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि वो कितने टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। ठीक है, ये इसमें कहा जा रहा है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे अशोक घोष का ऐतिहासिक योगदान, कि अशोक घोष का ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है। यही चीज तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि महाकवि अशोक घोष के साहित्यिक और ऐतिहासिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए और उनके जो ग्रंथ है बुद्ध चरित्र, उसका ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अशोक घोष का ऐतिहासिक योगदान। अशोक घोष का ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है? पहला जिसका ऐतिहासिक योगदान है वो है कुषाण काल की जानकारी, क्योंकि ये कुषाण काल में प्रसिद्ध हुए थे, तो कुषाण काल के ये दरबारी माने जाते हैं, तो इसके बारे में ये जानकारी देते हैं। अशोक घोष की रचनाएं उस समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण का संकेत देती है। विशेष रूप से कनिष्क के समय बौद्ध धर्म के संरक्षण और विकास का पता चलता है। जब कनिष्क टाइम चल रहा था, जब कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, उस समय बौद्ध धर्म का संरक्षण और विकास का पता चलता है, किस तरह से वहां पर व्यवस्था था। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखते हैं वो है धार्मिक परिवर्तन का चित्रण। उस समय में धर्म कैसा था, समाज में धर्म कैसे लोग मानते थे, उसका चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है अशोक घोष के द्वारा। उनकी रचनाओं में यह दिखाया गया है कि लोग कैसे भोग विलास से हटकर धर्म और वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। उससे उस समय के धार्मिक वातावरण और मानसिकता की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें धर्म के बारे में बताया गया, धर्म परिवर्तन का चित्रण किया गया है कि कैसे लोग विलासता से, जो सुख सुविधा है, उससे हटकर के वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। इससे उस समय के धर्म, वातावरण और मानसिकता की जानकारी मिलती है, किस तरह की सोच के लोग उस टाइम में हुआ करते थे। तीसरा जो हम लोग महत्व देखते हैं वो है समाज और संस्कृति का वर्णन। उनकी कृतियों में राज दरबार, नगर जीवन, स्त्री पुरुष संबंध और सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है। इससे उस समय के समाज का वास्तविक चित्र मिलता है। कहा जा रहा है कि उस टाइम में जो अशोक घोष थे, उस टाइम में कहा जा रहा है कि उनकी कृतियों में क्या क्या देखने को मिलता है, तो राज दरबार देखने को मिलता है, नगर जीवन देखने को मिलता है, स्त्री पुरुष का संबंध देखने को मिलता है और सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन देखने को मिलता है। इससे यह पता चलता है उस टाइम में समाज का वास्तविक चित्र क्या था, समाज किस तरह से वास्तव में था। तो यह भी इसका एक महत्व है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने किया है। ठीक है, क्या क्या? तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, सब ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक योगदान देख रहे हैं अशोक घोष का। ठीक है, महाकवि अशोक घोष का ऐतिहासिक योगदान। अशोक घोष ने साहित्य के माध्यम से बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। साहित्य के माध्यम से क्या था, उसको जो बौद्ध धर्म था उसको लोकप्रिय बनाया, मतलब लोगों को घर घर तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जा रहा है कि उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो बुद्ध चरित्र हो, ठीक है, चाहे वो सुंदरानंद हो, फिर चाहे वो तीनों में से कोई भी हो, तीनों हम आपको पहले बताया कि तीन इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं की गई है। पहला आपका क्या था? पहला आपका था बुद्ध चरित्र, दूसरा सुंदरानंद और तीसरा आपका था प्रकरण। ठीक है, तो तीनों को आपने देखा होगा, तीनों को हम आपको बताएंगे। पहले तो आपने बुद्ध चरित्र को पढ़ लिया, दूसरा जो सुंदरानंद है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बुद्ध चरित्र का ऐतिहासिक महत्व, यहां से हम लोग देखते हैं बुद्ध चरित्र का ऐतिहासिक महत्व क्या है। जो इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया बुद्ध चरित्र, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? पहला जो इसका ऐतिहासिक महत्व है बुद्ध के जीवन का व्यवस्थित वर्णन। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऐतिहासिक जीवन का वर्णन देखने को मिलता है, मतलब बुद्ध के जीवन का व्यवस्थित वर्णन देखने को मिलता है। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के जीवन, जन्म, बाल्यकाल, गृह त्याग, तपस्या और ज्ञान प्राप्ति का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। तो बुद्ध चरित्र में बुद्ध के बारे में ही लिखा गया है। इससे हमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखते हैं, जो दूसरा इसका कह सकते हैं कि जो महाकवि अशोक घोष का
बुद्ध चरित्र है उसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो है समकालीन समाज का चित्रण। जो बुद्ध चरित्र का ऐतिहासिक महत्व है समकालीन समाज का चित्रण, उस टाइम में समाज का चित्रण करता है, उस टाइम के समाज का ये चित्रण करता है, मतलब जब अशोक का समय था या फिर जब कुषाण का समय था, उस टाइम में समाज कैसे था, समकालीन समाज का ये चित्रण करता है। इसमें उस समय के राजसी जीवन, विरासता, नगर व्यवस्था और सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। इससे प्राचीन भारतीय समाज की झलक मिलती है कि प्राचीन टाइम में समाज कैसा था भारत का, उसका चित्रण मिलता है। तीसरा जो ऐतिहासिक महत्व है इसका वो है धार्मिक विचारों का विकास। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों जैसे कि दुख, वैराग्य, मोक्ष को विस्तार से समझाया गया है। इससे उस समय के धार्मिक विचारों की जानकारी मिलती है। तो उस टाइम के धार्मिक विचारों के बारे में पता चलता है कि दुख के बारे में, वैराग्य के बारे में, मोक्ष को विस्तार से समझाया गया है। इससे उस समय के धार्मिक विचारों का जानकारी मिलता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखते हैं वो है राजनीतिक जीवन का संकेत। इसमें शाक्य गणराज्य और अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इससे उस समय की राजनीतिक संरचना का ज्ञान होता है। उस टाइम में जो राजनीतिक संरचना है वो कैसा था उसके बारे में पता चलता है। तो राजनीतिक जीवन का भी संकेत देखने को मिलता है। इसके ऐतिहासिक महत्व है। अगला जो इसका ऐतिहासिक महत्व अशोक का वो है कला और संस्कृति का प्रमाण। अशोक घोष का जो बुद्ध चरित्र लिखा गया इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो कला और संस्कृति का प्रमाण। जो बुद्ध चरित्र लिखा गया तो उसमें कला और संस्कृति के बारे में बताया गया, तो उसका एक प्रमाण है कि उस टाइम में किस तरह से यहाँ पर कला और संस्कृति होता होगा। बुद्ध चरित्र में प्रकृति, नगर, महल और जीवन की सुंदरता का काव्यात्मक वर्णन मिलता है। इससे उस समय की कला और सौंदर्य बोध का पता चलता है। तो ये चीज आपको लिखना है, आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। हम बस यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि उस टाइम में जो इनके द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया था, तो बुद्ध चरित्र में कला और संस्कृति के बारे में लिखा गया था। तो उस टाइम में कला और संस्कृति कैसा था उसका प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है बुद्ध चरित्र में। ठीक है, आगे दोस्तों कि हम लोग समालोचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं, मतलब एक छोटा सा मूल्यांकन देख लेते हैं कि इसका क्या सही है क्या गलत है। पहला है काव्यात्मक अतिशयोक्ति। काव्यात्मक अतिशयोक्ति, बुद्ध चरित्र एक काव्य महाकाव्य है, इसलिए इसमें कई स्थानों पर अतिशयोक्ति और कल्पना का प्रयोग किया गया। जो बुद्ध चरित्र वो क्या है, एक महाकाव्य मतलब एक महाकविता है। इसलिए इसमें कई स्थानों पर क्या है, तो अतिशयोक्ति मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ा करके कल्पना का प्रयोग किया गया है। दूसरा जहाँ पर हम लोग इसका आलोचना या फिर किस तरह से समालोचना करेंगे वो है धार्मिक उद्देश्य की प्रधानता। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई। तो धार्मिक उद्देश्य इसका प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्यों आया था, ये जो बुद्ध चरित्र लिखा गया क्यों लिखा गया, तो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तीसरा जहाँ पर हम लोग इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, जो तीसरा इसका मूल्यांकन है वो फिर भी ये महत्वपूर्ण स्रोत है। इन सीमाओं के बावजूद बुद्ध चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बुद्ध के जीवन और उस समय के समाज की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह बुद्ध के जीवन के बारे में बताता है। जो बुद्ध चरित्र है वो हमें बुद्ध के जीवन के बारे में बताता है और उस टाइम में किस तरह से समाज होता था उसका महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम करता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। एक छोटा सा दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख लेंगे कि अशोक घोष एक महान कवि और विचारक थे, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। उनकी कृतियां विशेषकर बुद्ध चरित्र ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में भी अत्यंत उपयोगी है। कहा जा रहा है कि जो अशोक घोष है वो एक महान कवि है, कोई शक नहीं, विचारक थे, कोई शक नहीं, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। साहित्य के माध्यम से जो बौद्ध धर्म था उसको लोकप्रिय बनाया गया। उन्होंने कृतियां लिखी, विशेषकर बुद्ध चरित्र जैसी कृतियां लिखी, जो न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में भी अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन भारतीय इतिहास का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें भी आपका जो बुद्ध चरित्र वो अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि जो महाकवि अशोक घोष हैं उनके साहित्यिक और ऐतिहासिक योगदान का मूल्यांकन करें कि अशोक घोष का साहित्यिक और ऐतिहासिक योगदान क्या है, साथ में उनका जो ग्रंथ था बुद्ध चरित्र उसका ऐतिहासिक महत्व क्या था, इसके बारे में आपको बताना था। दोस्तों अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वहां पर हम लोग सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, जो हमको पिछले इसी वीडियो में आपको बताएं कि पहला तो हमने समझ लिया जो इनका कीर्ति था बुद्ध चरित्र, अगला जो इनका कीर्ति है सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, उस चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो समझाते समय तो बोलते थक जाते तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।